हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नेम इज योगेश शर्मा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, रक्षा युक्तियों के बारे में। रक्षा युक्तियां क्यों होती हैं? ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, एडजस्टमेंट जो है, समायोजन, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है मेंटल डिजीज जो है, मानसिक रोगों से यदि ग्रस्त है तो वो मानसिक रोगों से बचने के लिए यहाँ पर जो है मैकेनिज्म को अपनाता है, युक्तियों को अपनाता है। तो ये जो युक्तियां हैं मेनली रूप से दो प्रकार की होती हैं। देखिए कौन कौन सी। मेनली रूप से जो युक्तियां जो हैं, मैकेनिज्म जो है मेनली रूप से दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो है रक्षा युक्ति और दूसरी है पलायन युक्ति। क्या? पलायन युक्ति। ठीक है, रक्षा युक्ति एंड पलायन युक्ति, दो प्रकार की युक्तियां हैं। डिफेंस जो मैकेनिज्म है, रक्षा युक्तियां जो है, इनमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट देखा जाता है। अर्थात इनको कोई भी व्यक्ति यदि अपना रहा है तो वहां पर समायोजन की कंडीशन यहां पर देखी जा रही है। अर्थात ये जो समायोजन है ये हमारे कहीं ना कहीं सामाजिक जो मूल्य है उनसे कहीं ना कहीं जोड़ता है। किससे जोड़ता है? सामाजिक कारकों से जोड़ता है, अर्थात समाज से जोड़ता है, ईगो से जुड़ा हुआ है। किससे? ईगो से। पलायन युक्ति जो है वो ईगो को ताक पर रखने वाली बात होती है, अर्थात हम कहीं से भाग कर निकल रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा, रक्षा युक्ति और पलायन युक्ति में। रक्षा युक्तियों को व्यक्ति जो है एडजस्टमेंट के लिए अपनाता है। किसके लिए? एडजस्टमेंट के लिए। एडजस्टमेंट जब करना है किसी व्यक्ति को तो वहां पर रक्षा युक्तियों को अपनाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी कंडीशन में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो वहां पर कौन सी युक्ति अपनाई जाती है? पलायन युक्ति वहां पर अपनाई जाती है। अर्थात व्यक्ति खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। एडजस्ट नहीं कर पाना, जब व्यक्ति खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो वहां पर पलायन युक्ति जो है वहां पर देखी जाती है। जैसे इसको एग्जांपल से समझो। कोई व्यक्ति है जिसने अभी नई नई जॉब ज्वाइन की है, वहां पर ऑफिस में उसको जो है फर्स्ट डे गया, 2-3 दिन जाकर देखा, वो वहां पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है खुद को। वो किसी भी रीजन उससे हो सकता है कि किस वजह से वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन यदि ये व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है कि ये यहां से पलायन कर जाए, अर्थात यहां से जॉब छोड़ के ये आ जाए। तो जॉब छोड़ के आ रहा है, इसका मतलब सामाजिक मूल्य से बंधा हुआ नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति यदि जॉब नहीं छोड़ रहा है, किस वजह से? समाज के डर से कि भाई लोग क्या कहेंगे मैं जब अपने घर जाऊंगा कि ये जॉब छोड़ के आ गया। तो वो वहां पर उसको ईगो जो है, वहां पर ईगो को ध्यान में रखकर वो बात कर रहा है। तो यहां पर वो डिफेंस मैकेनिज्म अपनाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहां पर वो व्यक्ति खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। हो सकता है 2-3 दिन में वो वहां पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, वो कुछ दिन और प्रयास करेगा, फिर धीरे धीरे वहां पर जो है वो कंफर्ट जोन में आ जाएगा, एक तरीके से एडजस्ट वहां पर हो जाएगा। तो वहां पर उसने डिफेंस मैकेनिज्म का यूज किया। लेकिन ये जो व्यक्ति है, पलायन करने वाला जो व्यक्ति है, ये अपने ईगो को ताक पर रख के आता है। इसको कोई समाज की चिंता नहीं होती है कि मैं जॉब छोड़ के घर जाऊंगा तो लोग मेरे से क्या कहेंगे। ये यहां से पलायन कर जाता है, बच के निकल जाता है। ठीक है, अर्थात यहां से ये जॉब छोड़ के चला जाता है। तो समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, अर्थात ईगो इसके लिए कोई मायने की चीज नहीं है। तो वहां पर पलायन युक्तियों का यूज किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। एडजस्टमेंट जहां पर हो रहा है, समायोजन जहां पर हो रहा है, वहां पर हम डिफेंस मैकेनिज्म को यूज कर रहे हैं। और जहां पर एडजस्टमेंट नहीं है, जहां पर ईगो से कोई कनेक्टेड नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है, वहां पर हम पलायन युक्तियों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा है, विद्यालय आता है, फर्स्ट डे जो है खुद को कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, 2-3 दिन जाके देखा नहीं कर पा रहा है एडजस्ट, स्कूल से भाग जाता है। वहां पर उसने इस बात की फिक्र नहीं की कि घर पे जाके क्या होने वाला है मेरा, वो वहां से भाग के निकल गया। तो वहां से उसने क्या किया? पलायन। उसके ईगो तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो वाली चीज है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, रक्षा युक्ति और पलायन युक्तियों में, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफेंस मैकेनिज्म। रक्षा युक्तियों को हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो सिलेबस है, रीड का जो सिलेबस है, उसमें पलायन युक्तियों को जो है डिटेल में नहीं समझाया गया है। हमारे यहाँ पर केवल डिफेंस मैकेनिज्म की यहाँ पर बात की गई है। तो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको रफ करने वाला हूं। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो युक्तियां जो हैं भाई कितने प्रकार की हैं डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
डिफेंस मैकेनिज्म जो है, रक्षा युक्ति, ये जो रक्षा युक्तियां हैं, डिफेंस मैकेनिज्म जो हैं, लिख देता हूं मैं यहां पर, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा युक्तियां। रक्षा युक्तियां क्या है कि जो हमें सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से, क्या अर्थात हम यहाँ पर समाज के बारे में सोच रहे हैं, अपने बुद्धि का जो है यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं, खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर हम डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं, रक्षा युक्तियों का वहां पर यूज करते हैं। मेनली रूप से ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, जिसको हम प्रत्यक्ष रक्षा युक्ति, जिसको हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं, डायरेक्ट, है ना, अप्रत्यक्ष रक्षा युक्ति, अप्रत्यक्ष रक्षा युक्ति, जिसको हम इनडायरेक्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इनडायरेक्ट। थर्ड नंबर की जो है, थर्ड नंबर जो है यहां पर, पहली कौन सी है? डायरेक्ट। सेकंड है इनडायरेक्ट की, हमने यहां पर बात की। थर्ड जो है वो है एग्रेसिव, आक्रामक, जिसको हम कह सकते हैं आक्रामक, एग्रेसिव, ठीक है। और फोर्थ जो है यहां पर वो है क्षतिपूरक, क्या? क्षतिपूरक, जिसको हम कंपेंसेटरी, मेथड जिसको हम कह सकते हैं। तो यहां पर 4 प्रकार की जो है डिफेंस मैकेनिज्म दी गई है, रक्षा युक्तियां दी गई हैं, जिनके बारे में हमें यहां पर अध्ययन करना है। तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, प्रत्यक्ष रक्षा युक्ति, जिसको हम डायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। तो चलिए 1 बाई 1 जो है हम डिस्कस करेंगे, एक एक को मैं मिटाता हूं, इसको आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। डिफेंस, डायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष रक्षा युक्तियों के बारे में हम बात करेंगे, प्रत्यक्ष रक्षा युक्तियां, प्रत्यक्ष रक्षा युक्तियां, डायरेक्ट, ठीक है। मैकेनिज्म, ठीक है। प्रत्यक्ष रक्षा युक्ति जो है, डायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म जो है, ये मूलतः हम कहें तो हमारे चेतन मन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। चेतन मन से जुड़ी हुई बात यहां पर देखने को मिलेगी, अर्थात हमारे जो मन के अंदर जो तनाव है, जो स्ट्रेस जो है, ठीक है, जिसको हम टेंशन कह देते हैं, सॉरी, स्ट्रेस भी है, दबाव जिसको हम कहते हैं, और टेंशन, तनाव जो है, उस तनाव को कम करने के लिए हम डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो है किन्हीं युक्तियों को हम काम में लेते हैं, और वो युक्तियां क्या कहलाती हैं? प्रत्यक्ष रक्षा युक्ति। अर्थात जब हमारे चेतन मन से हम जो है, हम चेतन अवस्था में और हम अपने टेंशन को जो है खुद कम करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो वो जो मैकेनिज्म है वो कौन कौन सी है? प्रत्यक्ष रक्षा युक्तियां हैं। ये मेनली रूप से 4 प्रकार की बताई गई हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। अर्थात प्रत्यक्ष रक्षा युक्ति जो है वो 4 प्रकार की बताई गई है, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहली जो रक्षा युक्ति है वो क्या है? बाधाएं जो है मार्ग में आने वाली, उन बाधाओं को जो है वहां से हटा देना। क्या? बाधाएं जो है, उन बाधाओं को मार्ग से क्या करना है? हमें हटा देना है, ठीक है। बाधाओं को मार्ग से हटा देना है, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहां पर, बाधाओं को दूर करना। क्या? बाधाओं को दूर करना। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है? बाधाओं को हमने यहां पर क्या किया? दूर किया। अर्थात मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को हमें दूर करना है। दूसरा जो है यहां पर चेंजिंग वेज, अर्थात जो रास्ता जो है मार्ग परिवर्तित कर लेना, दूसरा हो सकता है
मार्ग परिवर्तन, ठीक है। थर्ड जो है, अर्थात मार्ग में जो बाधाएं, अर्थात मार्ग जो है, मार्ग में यदि रुकावट है तो उस रुकावट मार्ग को ही यहाँ पर क्या करने की बात की गई है, चेंज करने की बात की गई है, मार्ग में परिवर्तन की यहाँ पर बात की गई है। थर्ड जो पॉइंट होगा उसमें हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई लक्ष्य जो है, गोल जो है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। और फोर्थ जो पॉइंट है वो है विश्लेषण और निर्णय, ठीक है। लक्ष्यों के प्रतिस्थापन को हम बोल सकते हैं एम्स, ठीक है, चेंजिंग वेज, ठीक है, रिमूविंग हर्डीज, ठीक है, और यहां पर है एनालिसिस, एनालिसिस एंड डिसीजन, डिसीजन, ठीक है। देखिए भाई, चारों को समझेंगे, घबराने की बात नहीं है। प्रत्यक्ष रक्षा युक्ति डायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म, अर्थात हम जो है तनाव को, टेंशन को कम करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए जिन युक्तियों का हम प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लेते हैं वो हमारी डायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म है, जहां पर हमारे चेतन मन का यूज किया जाता है। किसका? हम कॉन्शियस माइंड में होते हैं। कैसे माइंड में होते हैं? कॉन्शियस, चेतन मन में होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं, और खुद जो है चेतन मन के माध्यम से उस टेंशन या उस प्रेशर को जो हम कम करने का प्रयास करते हैं। पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? बाधाओं को दूर करना, रिमूविंग हर्डीज। बाधाओं को दूर करने से मतलब क्या है कि आपका कोई एक गोल है, आपके गोल में आपका जो टारगेट है वो 3rd ग्रेड का टीचर बनना है, आपको रीट में सिलेक्शन लाना है। यहां पर आपका ये टारगेट है, ये गोल है। इस मार्ग में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को आप धीरे धीरे क्या करते हो? हटाते हो। अर्थात हो सकता है कि आप जो है पहले कई लोगों के साथ मिलते हैं, लेकिन अब उन लोगों से आपने मिलना बंद कर दिया है। आप पहले फोन का ज्यादा यूज करते थे, अब आपने फोन का यूज कम कर दिया है। तो ये मार्ग में आने वाली कुछ बाधाएं हैं। ये बाधाएं जब मार्ग में से हट जाती हैं, अर्थात बाधाएं जब मार्ग में से हट जाती हैं, तो गोल जो है वो आसानी से अचीव किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। बाधाएं जब तक मार्ग में रहेंगी, आप कोई भी लक्ष्य तक जो है वहां पर पहुंच नहीं सकते। तो बाधाओं को यहां पर दूर किया जाता है, और ये चेतन मन से जुड़ा हुआ है। अर्थात जो व्यक्ति खुद गोल को लेकर जो है सीरियस है, अर्थात आप कोई भी गोल वहां पर प्राप्त करना चाहते हैं, आप उस गोल के प्रति जो है बहुत ज्यादा सीरियस है, तो यहाँ पर जो मार्ग में जो बैरियर्स हैं, मार्ग में जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं जो हैं, ये बाधाएं यहाँ पर रिमूव की जाती है, हटाई जाती है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड से जुड़ रहा है, ये आपको याद रखना है। आपको समझ में आ गया होगा। मार्ग परिवर्तन, चेंजिंग वेज, कहने का मतलब यह है कि आप पढ़ रहे हो और पढ़ते टाइम हो सकता है कि आप फोन से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप पुस्तकों का यूज कर रहे हैं, बुक्स का यूज कर रहे हैं, आप वहां पर पीडीएफ का यूज कर रहे हैं। आप किसी अदर्स मतलब किसी सब्जेक्ट को आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप वहां पर उसके लिए पर्सनल कोई टीचर से प्रॉपरली रूप से गाइडेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर मार्गों में क्या हुआ? चेंज हुआ। एक व्यक्ति किसी रास्ते से जा रहा है, उस रास्ते में उसको दिख रहा है आगे बहुत सारी रुकावटें हैं, तो वो रास्ते को क्या करता है? चेंज करता है। क्यों? अपने गोल को जल्दी प्राप्त करने के लिए, सही तरीके से प्राप्त करने के लिए वो अपने मार्गों को क्या करता है? परिवर्तित करता है। चेंजिंग वेज की यहां पर बात होगी। आप किसी क्वेश्चंस को एक मेथड से नहीं कर पा रहे, तो आप उसके लिए दूसरे मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको करना ही है, आपको उस क्वेश्चन को करना ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका गोल है, तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया? अदर दूसरे मेथड का यूज किया। तो वहां पर आपने मेथड यूज किया, मतलब वहां पर आपने रास्ता चेंज कर लिया, मार्ग में परिवर्तन कर लिया। आपको इससे भी आप समझ सकते हो। थर्ड जो पॉइंट है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूटिंग अदर एम्स की यहां पर बात की गई है। एक व्यक्ति है, उसका जो एम था कि भाई मुझे 1st ग्रेड का टीचर बनना है, ठीक है। तो किसी कारणवश उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो 1st ग्रेड का टीचर नहीं बन पाया, ठीक है। अब वही व्यक्ति किसी प्राइवेट अच्छे नामी स्कूल में
एज ए फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के रूप में जो है वहां पर कार्य कर रहा है, अर्थात उसने अपने लक्ष्य का क्या किया, प्रतिस्थापन किया। उसी पद पर रहकर जो है उसने अपने जो एम है, उसका जो एम था कि मुझे फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनना है, तो उसने उसको जो है कहीं ना कहीं पूरा कर लिया। अर्थात अपने लक्ष्यों में हम क्या कर लेते हैं, सबस्टिट्यूशन कर लेते हैं, प्रतिस्थापन वहां पर हमको देखने को मिलता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट जो पॉइंट है वो है एनालिसिस और डिसीजन की यहां पर बात की जा रही है। तो देखिए एनालिसिस और डिसीजन को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मैं एक व्यक्ति है, उसकी माना कि एक ही दिन दो जगह उसको एग्जाम देने जाना है, तो अब वो व्यक्ति किस कंडीशन में जो है कौन से वाले एग्जाम को देना पसंद करेगा। हो सकता है एक जो एग्जाम है उसका सेंटर जो है उसके होम टाउन से बहुत ज्यादा दूर है, हो सकता है कि उसको 12 घंटे 14 घंटे का सफर करना पड़े तब वो सेंटर तक पहुंचे, और एक जो एग्जाम है वो उसके होम टाउन से 4 या 5 घंटे का रास्ता है, वहां पर जो है उसका सेंटर है, तो वो वहां पर। अब दोनों कंडीशन में देखेगा व्यक्ति कि भाई कहां पर ग्रेड ज्यादा है या कहां पर सैलरी ज्यादा मिलेगी यदि उसको सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, कौन सी जॉब उसके रेस्पेक्ट, मतलब हम बात करें कि भाई उसके मतलब ईगो से जुड़ी हुई चीजें कई सारी होती है, तो कौन सी जॉब उसके लिए प्रॉपरली रूप से अच्छी है। तो व्यक्ति यहां पर एनालिसिस करता है दो चीजों के माध्यम में, समान कंडीशन में, क्या समान परिस्थितियों में, किसमें, समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में से किसी एक को चूज करना पड़ता है यहां पर, और यहां पर फिर एनालिसिस करता है वो व्यक्ति दो चीजों के माध्यम में कि कौन ज्यादा सही रहेगा कौन ज्यादा सही नहीं है। जो उसको बहुत अच्छा लगेगा, जो उसको बेटर लगेगा वो उसको चूज करेगा, और फिर उसी हिसाब से वहां पर डिसीजन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो चार जो प्रकार हैं डायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म के हैं, प्रत्यक्ष रक्षा युक्तियों के हैं, अर्थात पहले बाधा को दूर किया जाता है, फिर मार्ग में परिवर्तन, देन उसके बाद लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये थर्ड पॉइंट है, और फोर्थ जो पॉइंट है वो है एनालिसिस और निर्णय। डिसीजन जो है वो लास्ट में लिया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस हमेशा याद रखना आपको, विश्लेषण जो है बड़ी चीजों से आप छोटी चीजों की तरफ करते हैं, विश्लेषण में बड़ी चीजों से लेकर छोटी चीज, अर्थात आप कहीं ना कहीं किसी बड़े भाग को छोटे छोटे भागों में तोड़कर जो है वहां पर आप एनालिसिस करते हैं, हर चीज का हर पॉइंट का आप एनालिसिस करते हैं। तो विश्लेषण आपको याद रखना है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर यहां पर देखा जाता है, आप इस चीज को याद रखना। तो ये चार प्रकार की जो है युक्तियों की यहां पर बात की, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं। अब पढ़ेंगे हम इनडायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनडायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म, इनडायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। अप्रत्यक्ष रक्षा युक्ति जिनको हम कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष रक्षा युक्ति जिनको हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारे अचेतन मन से जुड़ती है। किससे जुड़ती है आपको याद रखना है, अचेतन मन से, अचेतन मन से, है ना, अनकॉन्शियस माइंड से ये कहीं ना कहीं हमारे से जुड़ी हुई है, इसलिए आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं कितने प्रकार की है, ठीक है, एक एक को यहां पर डिस्कस करेंगे। मैं पहले सभी को एक बार में लिख देता हूं। इनडायरेक्ट का मतलब है अप्रत्यक्ष रूप से, यहां पर हमारा जो माइंड है वो कॉन्शियस रूप में नहीं होता है, चेतन में नहीं होता है, अनकॉन्शियस में होता है। किसमें होता है, अनकॉन्शियस में। हम कब इन मैकेनिज्म का यूज कर लेते हैं ये हमें खुद को पता नहीं होता, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट है एक प्रकार से, इसलिए इनडायरेक्ट बोला है इनको। मैं पहले सभी को यहां पर लिख देता हूं एक एक करके। रिप्रेशन, सप्रेशन, ठीक है। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। फोर है रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, हिंदी में भी लिख दूंगा अभी, ठीक है। रिप्रेशन, सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन। अगली जो है वो है
सब्लिमेशन, सब्लिमेशन जिसको आप शोधन भी कहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अगली जो है वो है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, ठीक है, कुछ इधर लिख देता हूं मैं। अगली जो है वो है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है विड्रॉल, ठीक है। नाइन जो है ह्यूमर, 10th जो है आइडेंटिफिकेशन, विड्रॉल, ह्यूमर, प्रोजेक्शन, सब्लिमेशन, ठीक है। ह्यूमर, ह्यूमर के बाद एक और है ह्यूमर, डिपेंड, डिपेंड, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जो कि इनडायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। इनके बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। हिंदी शब्द भी लिख देता हूं मैं, आपको दिक्कत ना होगी। रिप्रेशन मतलब दमन, ठीक है, इसका मतलब होता है शमन, दोनों लगभग साथ ही चलती हैं। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। रिएक्शन फॉर्मेशन, सब्लिमेशन को हम कहते हैं यहां पर शोधन या मार्गांतरीकरण या तादात्मीकरण भी आप कह सकते हो। प्रोजेक्शन का मतलब है प्रक्षेपण, ठीक है, प्रक्षेपण। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है यहां पर सब्लिमेशन को हमने यहां पर क्या दिया, शोधन। तादात्मीकरण, ठीक है। विड्रॉल, औचित्य स्थापन जिसको हम कह सकते हैं, औचित्य स्थापन। ह्यूमर आप नॉर्मल में याद रख लेना, डिपेंड, आश्रित, आश्रित, ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे। विड्रॉल, पृथक्करण कर लेना इसको, सॉरी, ठीक है, पृथक्करण, ठीक है। चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। रिप्रेशन, सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन, फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, विड्रॉल, ह्यूमर और डिपेंड। ये कुछ पॉइंट है, इनके बारे में हमें याद करना है, ठीक है। एक और ऐड कर लो, रिग्रेशन, क्या, रिग्रेशन, ठीक है। छूटना कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रतिगमन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। एक ही को डिस्कस करते हैं अब। इनडायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म से जुड़े हुए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है ये, इनको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रेशन क्या होता है, दमन जिसको हम कहते हैं, अर्थात दबा लेना। आपकी जो इच्छाएं जो है, आप उन इच्छा को कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं भेज देते हो, चेतन मन से अचेतन मन में भेज देते हो। रिप्रेशन और सप्रेशन ज्यादातर जो है साथ में चलता है, समन कर, ठीक है। देखिए कैसे, दोनों को एग्जांपल से समझते हैं, रिप्रेशन और सप्रेशन। रिप्रेशन दमन, अर्थात कुछ जो इच्छाएं हैं, कुछ जो डिजायर है आपके, वो डिजायरों का यहाँ पर क्या हो रहा है, दमन हो रहा है, दवाई जा रही है, इच्छाएं दवाई जा रही है। किसकी वजह से, समाज की वजह से। किसकी वजह से, सामाजिक कारणों की वजह से, सामाजिक कारणों की वजह से। इसको ऐसे समझिए, कोई कपल है, ठीक है, दोनों को बहुत सालों से जानते हैं, बहुत ज्यादा उनके बीच में प्यार है, दोनों जो है शादी करने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन जानते वो ये भी हैं कि सामाजिक कारणों की वजह से ये चीज जो है आज भी समाज में इस चीज को कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्यों में नहीं देखा गया है। कहने का मतलब है कि समाज इस चीज की अनुमति नहीं देता है कि आप लव मैरिज करें, ठीक है। समाज जो है इन चीजों की अनुमति नहीं देता है, सामाजिक कारणों की वजह से ये गलत है। दोनों एग्री है, लेकिन उनके जो परिवार वाले जो लोग हैं, फैमिली मेंबर जो है, वो इस चीज के लिए कतई राजी नहीं है। तो यहां पर जो भाई जो है
जो मेल जो है वो उस फीमेल से कह देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि समाज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, समाज जो कहेगा, समाज के लोग जो कहेंगे, फैमिली मेंबर्स जो चाहेंगे वैसा मैं करूंगा, ठीक है। तो ये चीज नहीं हो सकती कि मैं तुमसे शादी करूं। यहां पर उसने, वो चाहता तो था लेकिन सामाजिक कारणों की वजह से उसने अपनी इच्छाओं को क्या किया, यहां पर दमन किया है। क्या किया है? दमन किया है। तो इच्छाओं का दमन करना ही क्या कहलाता है? रिप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिप्रेशन। समन किसको कहेंगे कि कोई चीज जो है, कोई बुरा जो बिहेवियर है, कोई जो मतलब कोई अच्छा व्यवहार नहीं है, कोई लड़ाई जो है, या फिर आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं, उसको जो है आप भुलाना चाहते हैं, ना भूलकर भी आप उसको भुलाना चाह रहे हैं, अर्थात ये चाह रहे हैं कि वो हमारे माइंड में आ ही ना चीज, तो वो वाली चीज कौन सी है? सप्रेशन है, समन कर लेना। क्या? समन कर लेना, अर्थात जो बुरे विचार हैं, बुरा जो व्यवहार है, उस बुरे व्यवहार को क्या करना? धीरे धीरे खत्म कर देना। अर्थात कहने का मतलब है कि वो अचेतन मन में चला जाए, जो कि फिर दोबारा हमें याद ही ना आए। तो वो वाली चीज हमारी कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई है? सप्रेशन से जुड़ी है। दोनों आपको समझ में आ होंगे। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जिसको हम कह रहे हैं, यहां पर क्या होता है? कोई व्यक्ति है, ऑफिस में गया, बॉस ने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया, पद में बड़ा है, रेस्पेक्टेड पर्सन है, ठीक है, कुछ नहीं बोल सकते। ये व्यक्ति जो है गुस्से में तो है, घर पे आके अपने बच्चों पर गुस्सा निकालेगा, अर्थात अपना जो एंगर है उस एंगर का डिस्प्लेसमेंट किया उसने किस पर? अपने बच्चों पर, जो कि कम प्रभावशाली है। अर्थात बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, वो व्यक्ति ये जानता है बॉस से यदि बॉस को यदि मारा तो वहां पर जॉब भी छूट सकती है और थाने में भी बंद हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती है। लेकिन व्यक्ति ये जानता है कि यहां पर मुझे अपने एंगर का यूज करना है, यहां पर नहीं करना है। जहां पर उसका बस चलता है वहां पर वो इस जो एंगर है वहां पर इसका यूज करेगा, जहां पर बस नहीं चलता है, बस नहीं चलने का मतलब है वो व्यक्ति पद में बढ़ रहा हो सकता है, प्रतिष्ठा में बड़ा हो सकता है, एज की दृष्टि से बड़ा हो सकता है, तो वहां पर हम चीजों को क्या कर लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, विस्थापन कर लेते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है? इसको समझिए कि जो मतलब रेस्पेक्टेड जो पर्सन है, जो कि जाने माने लोग हैं, हर कोई उनको जानता है, अमिताभ बच्चन साहब यदि भीड़ में से गुजर रहे हैं, क्राउड में से यदि गुजर रहे हैं, तो वहां पर अपना जो रियल बिहेवियर है उसको कहीं ना कहीं छुपाएंगे, और जो है कहने का मतलब ये है कि कोशिश करेंगे कि लोग मुझे पहचाने ना, ठीक है। ये जो बिहेवियर होता है कुछ समय के लिए होता है। जब पब्लिक प्लेस में से कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रिटी गुजर रहा होता है तो वो खुद बचने की कोशिश करता है, ताकि सामाजिक जो लोग हैं वो उनके जो है, आपने देखा है कि सेल्फी का क्रेज बहुत ज्यादा है, तो लोग चिपक जाते हैं, फोटो खिंचाने के लिए दौड़ते हैं। तो उन चीजों से कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा से बचने के लिए, सामाजिक सम्मान से बचने के लिए लोग जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ये जो परिवर्तन है बहुत क्षणिक परिवर्तन होता है, कुछ समय के लिए होता है, ये तब तक के लिए, तब तक जब तक वो पब्लिक प्लेस में है। जैसे ही पब्लिक प्लेस से बाहर निकलेंगे नॉर्मल बिहेव करेंगे, ठीक है, अपने आप को शो करने की कोशिश कर देंगे। इसको हम बोलेंगे रिएक्शन फॉर्मेशन। अगला जो पॉइंट है सब्लिमेशन या शोधन। ये कहीं ना कहीं ये जो सब्लिमेशन है, ये जो शोधन है, जिसको हम मार्गांतीकरण भी कहते हैं, ये कहीं ना कहीं सिगमंड फ्रायड से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? सिगमंड फ्रायड से जुड़ता है। आपको याद रखना है डिफेंस मैकेनिज्म जो टर्म है, रक्षा युक्ति जो टर्म है, वो कहीं ना कहीं सिगमंड फ्रायड ने ही दिया है। किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। तो सब्लिमेशन जो है, शोधन जो है, इसका मतलब क्या है? यहां पर ये समझिए आप सब्लिमेशन को। शोधन का मतलब कि सिगमंड फ्रायड ने भाई ये कहा है कि भाई हर व्यक्ति के अंदर जो है कोई ना कोई एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को जो है हम अलग डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। मतलब सिगमंड फ्रायड ने यहाँ पर सेक्सुअल अर्ज की बात की है, काम प्रवृत्ति की बात की है। किसी भी व्यक्ति, हर व्यक्ति में सेक्सुअल अर्जेस पाई जाती हैं। उन सेक्सुअल अर्जेस को कोई व्यक्ति जो है पेंटिंग्स के माध्यम से, कोई व्यक्ति अलग चीजों की वजह से जो है कहीं ना कहीं शो करता है। कोई मूर्तिकार है, वो अपने जो सेक्सुअल अर्ज है, अपनी जो अर्ज है, उनको कहीं ना कहीं मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित कर रहा है। कोई व्यक्ति पेंटिंग्स के माध्यम से शो कर रहा है। कोई व्यक्ति जो है अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं सॉन्ग्स के माध्यम से प्रेजेंट कर रहा है। तो जरिया अलग अलग हो सकता है प्रेजेंट करने का, लेकिन सिगमंड फ्रायड करते हैं कि भाई ये जो है, जो हम शो करते हैं, वो सेक्सुअल अर्जी है, काम प्रवृत्ति है। यहाँ पर बात करते हैं कौन? सिगमंड फ्रायड, ठीक है। आपने मूवी देखी है भाग में का भाग, बहुत ज्यादा एंगर होता है, तो उसके एंगर को डाइवर्ट किया जाता है किसमें? उसके लिए अलग डायरेक्शन जो है वहां पर दिया जाता है, और अपने एंगर को जो है भरपूर तरीके से निकालने का मौका उसको दिया जाता है। तो इसी प्रकार सिगमंड फ्रायड करते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल अर्जेज है, काम प्रवृत्ति है, और वो काम प्रवृत्ति तरीका
मतलब शो करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं अलग अलग सबका हो सकता है। ठीक है, कोई अपनी पेंटिंग्स के जरिए शो कर रहा है, कोई मूर्ति, कोई चित्रकारी के, कोई मतलब मूर्तिकार जो है मूर्ति बनाकर शो कर रहा है, कोई व्यक्ति गाना गाकर शो कर रहा है, किसी भी तरीके से हो सकता है। प्रोजेक्शन जिसको हम कहेंगे, प्रक्षेपण जिसको हम कहेंगे, ये चीज क्या है इसको यहां पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन जिसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये देखिए, ये प्रोजेक्शन का मतलब है अपनी असफलता का जो दोष है, अर्थात आप सक्सेस नहीं हुए तो असफलता का दोष दूसरों पर डाल दिया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई बच्चा जो है एग्जाम देने गया और एग्जाम में असफल हो गया, तो अब क्या बोलेगा घर आके कि क्या पता टीचर ने क्या पढ़ाया था, कुछ भी नहीं आया एग्जाम में, तो मेरा तो पेन ही खराब हो गया, मतलब खुद के ऊपर कुछ नहीं लेगा। ठीक है, वो वाली कंडीशन कौन सी है, प्रोजेक्शन, है ना। एग्जाम में मतलब एग्जाम रूम में लाइट अच्छी नहीं थी इसलिए मेरा पेपर बिगड़ गया, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन असफलता का दोष सदैव दूसरों को दिया जाएगा, खुद को नहीं दिया जाएगा। तो वो कौन सा है, प्रोजेक्शन, जिसको हम प्रक्षेपण कहते हैं। अगला है आइडेंटिफिकेशन, तादात्मीकरण जिसको हम कह सकते हैं। इसको कैसे समझेंगे, आपने देखा होगा कई लोगों से ये बोल दोगे कि तुझे पता नहीं है मेरे दादाजी कौन है। ठीक है, हो सकता है उसके दादाजी एमएलए रहे हो, वो मतलब खुद कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे व्यक्ति से जिनको वो जानता है, जो रेस्पेक्टेड है, उनसे खुद को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आ रहा है ना समझ में। आपने देखा होगा सेल्फी क्रेज बहुत ज्यादा है, लोग कोई सेलिब्रिटी आया उसके पास में आके फोटो खिंचाएंगे और पोस्ट करेंगे एफबी वगैरह पर, जहां पर भी उनको करना है, जहां पर वो छाए हुए हैं। तो यहां पर तादात्म्यकरण देखा जा रहा है, अर्थात उस व्यक्ति से आप खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसको सारे लोग जानते हैं, बहुत लोग उसको जानते हैं, हम उनसे जो है अपनी नजदीकी जो है शो करने की कोशिश करते हैं कि इनको हम भी अच्छे से जानते हैं, हम इनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये वाली जो चीज है वो क्या है, तादात्म्यकरण है। आपने देखा होगा कि एक बच्चे जो है उसके यदि पेरेंट्स में से कोई भी यदि स्कूल में टीचर है और वो उसी स्कूल में पढ़ता है, तो वो बच्चा ये बोलता है तुमको पता नहीं है मेरे पापा कौन है। ठीक है, तो वो मतलब वहां पर खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, किससे, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेंबर से, या जिनको भी वो, जिन लोगों को भी वो जानता है जो कि रेस्पेक्टेड है, जिनको सभी लोग जानते हैं, तो वहां पर वो हम तादात्म्यकरण करने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। अगला जो है विड्रॉल, पृथक करना, किसी भी अप्रिय स्थिति से खुद को अलग कर लेना ही क्या है, विड्रॉल है, पृथक्करण है। कहने का मतलब यह है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे दोस्त एक साथ में बैठे हुए हैं, एक बंदा जो है उनमें से निकल के अलग आके बैठ गया, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आइसोलेट, अलग करना, पृथक करना। ठीक है, खुद को अलग कर लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं। ये चीज यहां पर देखी जाती है अप्रिय घटना से बचने के लिए। हो सकता है वो लोग जो है बहुत ज्यादा मजाक कर रहे हो फ्रेंड सर्कल में, उसको ये चीजें पसंद नहीं हो सकता है कि मैं कहीं उल्टा उल्टा बोल जाऊं, तो इसलिए वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, विड्रॉल यहां पर कर लेते हैं। ह्यूमर, हर चीज को नॉर्मल में ले लेना, ह्यूमर है। अर्थात कोई बहुत ज्यादा अच्छा हो गया तो भी वैसे ही है, बहुत ज्यादा खुशी है तो भी खुशी नहीं है, बहुत ज्यादा दुख में है तो भी दुखी नहीं है, अर्थात ह्यूमर है, हर चीज को नॉर्मल ले लेता है। उसका सिलेक्शन आईएएस में हो गया, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है, फेल हो गया, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। ठीक है, हर चीज में, हर कंडीशन में खुद को एडजस्ट करके बैठा है ये पर्सन, वो कैसा है, ह्यूमर है। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत कम पूछा जाता है, बहुत रेयर केस होता है जो पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिपेंड की बात की जाएगी, आश्रित की बात की जाएगी। रीड की एग्जाम आई, हमारा जो टेंशन है, हमारा जो तनाव है वो बढ़ा, हमारा प्रेशर बढ़ा, दबाव बढ़ा। अब क्या होगा भाई कि हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, वहां पे लिखा था 100% गारंटी किसकी, पास होने की, है ना, एग्जाम क्वालिफाई करने की। हम वहां पर गए, हमने फीस जमा कराई, और अब हमारा जो डिपेंड है, हम किस पर डिपेंड है, कोचिंग पर। कोचिंग वाले जल्दी टाइम पे सिलेबस करा देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता है, गलती से भी मत सोचना। हम खुद की सफलता को किसी दूसरे के भरोसे कर रहे हैं। ठीक है, हम खुद नहीं करना चाह रहे, चाहे कि कोचिंग वाले ही हमें सब कुछ दे दें, तो वो चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। 100% सफलता आपको कोई नहीं दे सकता, ये भी चीज आप याद रखिए। डिपेंड इसको ही कहते हैं आश्रित होना। ठीक है, एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है, आश्रित होता है, ये चीज आपको याद रखना है। रिग्रेशन, यहाँ पर प्रतिगमन की यहाँ पर बात कही है, तो यहाँ पर जो है प्रतिगमन में आपको याद रखना है, रिग्रेशन में हम बात करना है, हम खुद को कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे होते हैं। ये मानसिक रूप से भी हो सकता है, कैसे, मानसिक रूप से हो सकता है, और क्रियात्मक रूप से, कैसे, एक बड़ा व्यक्ति है, ठीक है,
उसके साथ कोई बुरा हुआ, ठीक है, वो घर पे आके बहुत तेज तेज बच्चों की तरह रो रहा है, अर्थात अपनी उम्र से कम उम्र का व्यवहार यदि कोई व्यक्ति प्रदर्शित कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं रिग्रेशन है, प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब होता है पीछे की ओर लौटना। क्या? पीछे की ओर लौटना, आपको याद रखना है। प्रतिगमन का मतलब पीछे की ओर लौटना। वो व्यक्ति 45 ईयर्स का है लेकिन व्यवहार कर रहा है 15 साल के बाद बच्चे की तरह, तो ये क्या है? रेग्रेशन है। हो सकता है बहुत तेज तेज से हो रहा हो, चिल्ला चिल्ला कर हो रहा हो, तो वहां पर रेग्रेशन देखा जाएगा। हो सकता है ना, आपने देखा होगा कई लोगों को कि वो जो है बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, उनकी जो एज है उस एज से कम उम्र का यदि व्यवहार देखा जा रहा है तो वो क्या है? वहां पर रेग्रेशन है। खुद को रिग्रेट कर रहे होते हैं, खुद को कम उम्र का जो है वहां पर प्रदर्शित कर रहे होते हैं, तो ये क्या है? रेग्रेशन। ये इस प्रकार से जो है इनडायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म थी, अप्रत्यक्ष रक्षा युक्ति। यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट की यदि यहां पर बात की जाएगी तो आपको याद रखना है, मैं लिख देता हूं इनके आगे इंपोर्टेंट, ठीक है। सब्लिमेशन इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे वो रीटेट हो चाहे वो सीटेट हो, किसी में भी हो, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। ये चीजें आपको याद रखना है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखने हैं। अप्रत्यक्ष रक्षा युक्ति बात की। आई होप आपको ये सभी पॉइंट जो है समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो, वरना फिर मैं इनको मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मिटाता हूं मैं। अगला है अग्रेसिव, आक्रामकता। आक्रामकता जिसको हम अग्रेसिव कहते हैं, अग्रेसिव है ना। ये जो आक्रामकता है, देखिए क्या होती है, अग्रेसिवनेस क्या होती है। ये जो आक्रामकता है ये फ्रस्ट्रेशन के विरोध में होती है। किसके? कुंठा के विरोध में, कुंठा के विरोध में, जिसको हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। किसके विरोध में होती है? कुंठा के विरोध में होती है। क्या? आक्रामकता, ठीक है। और ये जो आक्रामकता है वो दो प्रकार की मानी गई है, रक्षक आक्रामकता, रक्षक आक्रामकता, और दूसरी जो है वो है भक्षक आक्रामकता। क्या? भक्षक आक्रामकता। दो प्रकार की आक्रामकता की यहां पर बात की गई है, रक्षक और भक्षक, दोनों को समझिए। रक्षक आक्रामकता क्या है कि रक्षक आक्रामकता में व्यक्ति जो है कंडीशन के होने का इंतजार कर रहा है, ठीक है। जैसे समझो कि कोई व्यक्ति जो है पिट चुका है, ठीक है, अब वो इंतजार करेगा कि सामने वाला मेरे पास आए तो मैं खुद की रक्षा करूंगा और उसको यहां पर लगाऊंगा एक दो। वो तो क्या है? रक्षक आक्रामकता। भक्षक आक्रामकता क्या है? ये चीज देखिए आप, यहां पर प्लानिंग बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है और किसी व्यक्ति को जो है गंभीर रूप से चोट पहुंचाई जाती है भक्षक आक्रामकता में। किसमें? अर्थात प्लानिंग बनाकर आप प्लानिंग बना रहे हैं और इस प्लानिंग के अनुसार किसी व्यक्ति को जो है यहां पर पीटा जा रहा है या मारा जा रहा है, अर्थात उसको गंभीर रूप से चोट पहुंचाई जा रही है, तो वहां पर क्या देखी जाएगी? भक्षक आक्रामकता यहां पर देखी जाएगी। दोनों में डिफरेंस याद रखना है, बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, लेकिन जानना जरूरी है। तो कितने प्रकार की आक्रामकता है? रक्षक और भक्षक। यहां पर कंडीशन के होने का इंतजार किया जाएगा, यहां पर कंडीशन हम खुद क्रिएट करेंगे प्लानिंग के माध्यम से, और प्लानिंग जब होगी तो प्लानिंग के माध्यम से हम उस व्यक्ति पर जो है वार करने जाएंगे जिस पर हमें आक्रमण करना है, तो यहां पर भक्षक आक्रामकता जो है देखी जाती है। अगला जो था क्या था? क्षतिपूरक। क्षतिपूरक, क्षतिपूरक को आप ऐसे समझ सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए एक लाइन में समझा देता हूं। क्षतिपूरक का मतलब है कि
इनका मतलब ये है कि भाई जो चीजें हमारी जिंदगी में नहीं होती है, हम उन चीजों की पूर्ति के लिए जो है पहले से ही कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, क्षतिपूरक यहाँ पर बोल देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो एडजस्टमेंट जो है, समायोजन का जो टॉपिक है वो यहाँ पर क्लोज होता है। इसके बाद एक टॉपिक है और है कि भाई समायोजन में टीचर से जो है शिक्षकों की महत्वपूर्णता, उसके बारे में भी एक वीडियो जो है यहाँ पर आपके लिए लाया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, बाय।